हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए। जहां दोस्तों इससे पहले बता दूं आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न में और एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं जो कि मॉडल पेपर स्पेशल था। आज देखने वाले इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं और आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल के लिए बिल्कुल वायरल हो चुका है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए और बोर्ड एग्जाम में इससे जरूर आप लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल अति लघु मतलब आप लोग समझ सकते हो कि एक लाइन का आंसर होगा, बस देखकर आप लोग समझ जाओगे। आप लोग को इसके लिए लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस वीडियो देख लीजिए। 10-15 मिनट का वीडियो जो भी होगा आप लोग एग्जाम में आकर आराम से छाप दोगे जाके। बस समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस से वीडियो को देखिए ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप लोग उसको जाकर लिख पाओ, समझ रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और जितने विद्यार्थी पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक काम जरूर कीजिए यार, नेक काम कीजिए, सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले। क्योंकि अभी एग्जाम का वक्त है, प्रेशर रहता है सभी बच्चों पर, तो उनका प्रेशर सॉल्व कीजिए, उनका प्रेशर थोड़ा कम कीजिए, उनको शेयर करके। और एग्जाम का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप लोग बहुत गर्दा पड़े हैं और गर्दा मचा के आओगे, बिल्कुल एग्जाम पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला सवाल आप सभी के सामने देखिए, छोटा छोटा आंसर है चूंकि अति लघु है, बस आंसर लिखिए एक लाइन, आप लोगों को पूरा पूरी 2 नंबर मिल जाएगा। भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? दोस्तों केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक है, यानी कि आरबीआई, आप लोग जानते ही होंगे। होसे किसे कहते हैं? तो देखिए दक्षिण अमेरिका की एक देश त्रिनिडाद नामक कोई देश है, वहां मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले को दोस्तों क्या कहते हैं? अरे भाई साहब उसे नहीं, होसे, ठीक है, होसे। तो समझ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के एक देश ट्रिनिडाद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले को होसे कहते हैं, समझ गए ना। कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सा मेला? मुहर्रम के मेले को होसे कहा जाते हैं। अगला सवाल है, 1929 की महामंदी का बंगाल की पटसन पैदा करने वालों के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए महामंदी के कारण बंगाल की पटसन पैदा करने वाले लोग बिल्कुल तबाह हो गए थे, समझ रहे हो। क्यों? मैंने अभी कहा महामंदी को लेकर जब मैं पढ़ाया आप लोगों को एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी था, उसमें बताया था कि किस प्रकार सभी किसानों को वहां क्षति हुआ था। तो महामंदी के कारण बंगाल की पटसन पैदा करने लोग बिल्कुल तबाह हो गए थे। पटसन की कीमतों में लगभग 60% की गिरावट आ गई, समझ रहे हो। जितना दाम उन लोगों को लगाने में मतलब खर्च में आया उतना दाम उन लोगों को उठ नहीं रहा था, तो इसलिए वो लोग तबाह हो गए थे। 60% तक दाम गिर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी क्या है? तो भाई साहब बहुत आप लोग पढ़े हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है, महिलाओं ने विरोध क्यों किया? अब आप बोलो स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है। तो देखिए स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन थी जो कताई की प्रक्रिया बहुत ही आसान कर देती है। यहाँ पर ऊन कताई भी आप लोग लिख सकते हो, जो ऊन कताई की प्रक्रिया अगर चाहो तो लिख सकते हो और अच्छा होगा। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन थी जो ऊन की कताई की प्रक्रिया बहुत ही आसान कर दी थी, दोस्तों आप लोग जानते होंगे। और इसीलिए महिलाओं को डर सता रहा था उस वक्त कि अगर इतनी जल्दी काम करेगा तो हम लोग का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, भाई हम लोग को तो काम से हटा देगा। तो इसलिए महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, समझ रहे हो। भारत में 3 प्रमुख खरीफ फसलों के नाम बताइए। खरीफ फसलों के नाम बताइए, तो खरीफ फसल नाम याद रख ले, चावल, कपास और मक्का। दोस्तों ये तीनों खरीफ फसल है, भारत के प्रमुख खरीफ फसल है चावल, कपास और मक्का। अगला सवाल है, भारत की 3 प्रमुख रबी फसलों के नाम बताइए। तो याद रख लीजिए गेहूं, जौ और चना, रबी फसल, ठीक है। रबी फसल क्या होता है? गेहूं, जौ और चना। देखिए रबी फसल मतलब रविवार, और रविवार को हम लोग क्या खाते हैं? पूड़ी सब्जी खाते हैं ना, तो उससे गेहूं याद रख लीजिएगा जो भी है, ठीक है। पूड़ी किससे बनेगा? गेहूं के आटे से बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? चना की सब्जी बनेगा, मजा आ जाए खाने में ना। तो बिल्कुल रबी से नाम रखिए, रविवार को हम लोग क्या खाते हैं नाश्ते में? पूड़ी सब्जी। और जौ याद रख लीजिएगा, जो पूड़ी सब्जी खाएगा वो रविवार मनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार चावल, कपास और मक्का, ठीक है, ये तो आम दिन चलता रहता है, चावल, कपास, मक्का डेली, ये सब तो उतना स्पेशल है नहीं। चलो आगे देखो, तो रबी से याद रह जाएगा पूड़ी सब्जी और चना, पूड़ी चना सब्जी जौ। देखिए लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? तो लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी सरकार से है जो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। देखिए लोकतंत्र क्या है भाई? तो आप लोग जानते हैं लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में चुनी जाती है। इसमें जनता ही चुनाव करती है और जनता के लिए शासन होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी सरकार से है जो जनता के द्वारा, मतलब हम लोग खुद और हम लोग अपने खुद के लिए चुनते हैं, समझ रहे हो। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं? आप लोग आरटीआई सुने होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसी को बोलता है सूचना का अधिकार। तो सरकार या उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार को सूचना अधिकार कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि आरटीआई फाइल करके आप सरकार से उनके कामकाजों का ब्यौरा ले सकते हैं कि कौन सा काम में कितना खर्च हुआ। मान लीजिए कोई सड़क बन रहा है तो आप सरकार से ये जान सकते हो कि सड़क में कितना खर्चा हुआ, कहां पर कितना खर्चा हुआ, कोई रिजल्ट निकल रहा है या फिर कुछ भी जानकारी आप लोग जानना चाहते हो तो आरटीआई करके जान सकते हो, यानी कि अपना सूचना के अधिकार से जान सकते हो।
और ये कब लागू हुआ था, कमेंट सेक्शन आप लोग जरूर बोल देना, आ सकता है। तानाशाही से आप क्या समझते हो भाई साहब? तो यहाँ देखिए जल्दी से, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाया जाता है उसे तानाशाही कहते हैं। मतलब किसी का नहीं सुनेगा वो बेटा, मतलब बस अपने मन की करेगा। जैसे हिटलर करता था, भाई इसको मारना है तो मार दो, कुछ नहीं, नो सुनवाई, ठीक है, बोलता है ना, फैसला ऑन द स्पॉट। तानाशाही मतलब अपने मन की करेगा, जिस पर आप लोग सुने होंगे किम जोंग करते हैं अभी। इसमें लोगों की जरूरतों का ध्यान नहीं जाता, लोग मरे बच्चे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ लोगों की बातों का ध्यान ही नहीं दिया जाता है तानाशाही शासन व्यवस्था में, ठीक है। इसलिए बोलता है कभी कभी गुस्सा में, अरे तुम तानाशाह हो गया हो क्या, अपनी मनमर्जी चला रहे हो। तो अपने मनमर्जी के शासन को तानाशाही कहते हैं। 10 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुणों को लिखे। लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण क्या क्या है? पहला गुण देखिए क्या है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार का चुनाव करती है। पहला गुण तो यह है कि इसमें जनता को सरकार चुनने के अधिकार है, तो पहला गुण एक हो गया। दूसरा क्या कि यह लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, इसीलिए लोगों के लिए कार्य करती है। और ये लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, इसलिए लोगों द्वारा मतलब लोगों के लिए कार्य करती है, उनके हित में कार्य करती है। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मुद्रा की परिभाषा दे। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को और एक बार बताया था, फिर भी समझ लो, सुन लो। मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती हैं। जिससे एक साथ लिखिएगा, ठीक है, जिससे स्पेस आ गया पता नहीं कैसे। तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। समझ रहे हो? क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है, उसे मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हो? तो वह प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुन लीजिए, वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नहीं समझ में आया सर? नहीं आया ना? सुनिए फिर से। वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग मतलब रुपया का उपयोग किए बिना, जिसमें रुपया का कोई काम नहीं होगा, ठीक है, किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, मान लीजिए आपको किसी चीज़ की पूर्ति चाहिए, मान लीजिए आपको आटा चाहिए खाने के लिए, ठीक है, और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास क्या है, चावल है, तो आप क्या करोगे, चावल जाके किसी को दे दोगे और उसके बदले में आप उससे आटा ले लोगे। या फिर मान लीजिए आपके पास सब्जी है, बागान में सब्जी उगा रहे हो, बट आपके पास चावल नहीं है, तो क्या करोगे, आप जाकर किसी ऐसे आदमी को ढूंढोगे जिसके पास चावल है और उसको सब्जी की जरूरत है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको चावल दे दो, उसको सब्जी दे दोगे, आप उनसे चावल ले लोगे। तो ऐसी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से, मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान, विनिमय मतलब क्या, आदान प्रदान होना, ठीक है, एक्सचेंज करना। तो वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। समझ गए? जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और ये दोस्तों आप लोग का काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जब दोनों एक दूसरे से खरीदना और बेचना चाहता है तो उसे हम लोग विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय। औपचारिक ऋण क्या है भाई साहब? औपचारिक ऋण स्रोत तो सुने हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो देखिए, औपचारिक प्रक्रिया को पूरा करके बैंकों या सरकारी संगठन से ऋण लिए गए ऋण को औपचारिक ऋण कहते हैं। क्या? औपचारिक प्रक्रिया को पूरा करके बैंकों या सरकारी संगठन के से लिए गए ऋण को क्या बोलते हैं? औपचारिक ऋण बोलते हैं। समझ रहे हो? इसमें औपचारिकता पूरी की जाती है, जो कानूनी प्रक्रिया है पूरी की जाती है। आपको फॉर्म जमा करना पड़ता है, आधार कार्ड रखना पड़ता है, गारंटर देना पड़ता है, बट अनौपचारिक में ऐसी कोई दरकार नहीं होती है। अब जाओ पैसा मांगो मिल जाएगा, लेकिन हाँ याद रखना अनौपचारिक में आपसे मनमाने सूद वसूला जाएगा। अनौपचारिक ऋण क्या है? तो देखिए, औपचारिक प्रक्रिया पूरी किए बिना लिए गए ऋण को अनौपचारिक ऋण कहते हैं। मतलब ऐसी औपचारिक प्रक्रिया मतलब कानूनी प्रक्रिया, उसको पूरी किए बिना जो ऋण लिया जाता है उसे अनौपचारिक ऋण कहते हैं। और इस प्रकार के दिन में नहीं भाई साहब, ऋण अब बोलेगा सर पगल आ गया है, ऋण लिखती है दिन को, ऋण को दिन लिख रहे हैं। तो ऋण में कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है, समझे? इस प्रकार का जो ऋण होगा उसमें कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है, ना आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, ना आपको गारंटर देना पड़ता है। भाई सब जाओ और ऋण उठा के आओ, बट हाँ सूद ज़्यादा देना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री के लिए मुद्रा मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। समझ रहे हो? मतलब वो बीच का काम करता है कि तुम कोई चीज़ खरीद रहे हो, तुम उसके बदले में उसे पैसा दे रहे हो, वो पैसा ले रहा है, तुमको सामान दे रहा है, मतलब ये पैसा बीच का काम कर रहा है। मुद्रा मध्यस्थता की भूमिका निभाती है और इसीलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। बस हो गया। ये था दोस्तों टॉप 16 क्वेश्चन। ये था लास्ट लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय का एक आएगा और दीर्घ उत्तरीय का भी एक आएगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और ट्राई करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दीर्घ और लघु उत्तरीय करा दूं सब्जेक्टिव का। और अगर आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव का मैराथन तो सभी को मिला करके एक रिवीजन वीडियो में बना सकता हूं तुरंत, उसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आप लोगों को बस रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम का।
तो बस सभी को ही शेयर कीजिए हर एक दोस्तों को, ताकि सबको पता चले, और किस प्रकार का वो वीडियो आप लोग चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बोल दीजिए। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।